जानने वाले हैं। सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव क्लास में, सबका स्वागत है। और जो भी बाद में जुड़ने वाले हैं सबको मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए रिकॉर्ड किया है। और कोई भी ऐसा डाउट, कोई लाइव क्लास में जुड़े हैं, आप साथ के साथ लाइव चैट में पूछ सकते हैं। और अगर कोई रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दर्ज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है सर, मुझे माध्यम में दिक्कत आ रही है। जिस भी चीज़ में दिक्कत आ रही है आप हमें बताएं कमेंट करके, हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों, मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सीडीएम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से, और मेरा स्टेट रैंक रहा था 2276, और मुझे 12 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और बताते मुझे बहुत खुशी है, मैं माईजीवी प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ 2 बार दिल्ली में। तो आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं बैक्टीरिया एंड वायरस। ये बैक्टीरिया क्या भला है, बैक्टीरियल डिजीज, और हमने ये सारे जो टॉपिक को एक वन लाइनर फॉर्म दिया है, यानी ये क्वेश्चन एज वेल एज आप इसको सब्जेक्ट भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन के रूप में रहेगा। जितने भी लाइनें मैंने आपको दिखी, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की लाइन नहीं लिखी है, सारे पुराने पेपर के क्वेश्चन ही हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बाइलैंग्वेज के रूप में लिख दिए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि बैक्टीरिया को आप क्या मान सकते हैं। ध्यान रखना है, ये एक समसूत्री सूक्ष्म जीव है। क्लियर हो गया? इंग्लिश में एक माइटोसिस, क्लियर, जिसको डाक किया हुआ माइटोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक हो गया? ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीव है, समसूत्री सूक्ष्म जीव है ये। ठीक हो गया? तो कभी भी एग्जाम में आ जाए, इसका मतलब, इसका अर्थ होता है इसमें कोई नर मादा भेद नहीं होता है, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकता है कि बैक्टीरिया क्या है, एक माइटोसिस और मियोसिस। तो ये एक माइटोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये हमारे लिए यूजफुल यानी लाभप्रद भी है, और ये हार्मफुल भी, हमारे लिए हानिकारक भी है। तो दोनों रूपों में पाया जाता है। ये एक विशेष बात है जो उसको दूसरों से अलग करती है। बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है और बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है। क्लियर दोस्तों? आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों में हम लोग साइंस का स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं, और उसमें आपको और ज्यादा डिटेल देने वाला हूं मैं आपको। क्लियर है? तो जो भी किसी का कोई ऐसा डाउट है, साइंस का हम स्पेशल बैच शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अपने क्वेश्चन जो भी आपके डाउट रहे हैं, ये बैच रहेगा स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एसएससी का, जो दिल्ली पुलिस के लिए जो भी जनरल साइंस का पार्ट, हम सारा इस ग्रुप में कवर कराने वाले हैं। तो आप तैयार रहिए। ये हम विद इन अ वीक लॉन्च कर रहे हैं जनरल साइंस का बैच। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी एग्जाम में आ जाए बैक्टीरिया को क्या माना जाए, बैक्टीरिया को एक माइटोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाएगा, और ये हमारे लिए यूजफुल भी है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। क्लियर हो गया? लाभप्रद भी और ये हमारे लिए हानिकारक भी है। ठीक है? जो उसको दूसरे जीवों से अलग कर सकता है। कभी भी बात आती है बैक्टीरिया की खोज, एग्जाम में आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, आपको नाम मिलेगा ल्यूवेनहॉक। इसका पूरा नाम था एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर हो गया? वैसे हॉक का मतलब होता है, अगर हम HAWK लिखें, हॉक का मतलब होता है शिकारी पक्षी। तो अपने दिमाग में एक याद रखना, बैक्टीरिया का शिकार किसने किया? हॉक ने। ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम था एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर हो गया? इसको ल्यूवेनहॉक भी कह देते हैं। तो ध्यान रखना है, बैक्टीरिया की खोज हुई थी 1683 में, और ये माना जाता है 17वीं सेंचुरी। क्लियर हो गया? 17वीं शताब्दी में हमें पता लगा था कि बैक्टीरिया कोई चीज होता है, बैक्टीरिया कोई जीव है, और ये बात सबसे पहले किसने बताई? एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है? अब हम बात करते हैं ये एंटीबायोटिक क्या भला है। हालांकि इसको हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, लेकिन आपको पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जो मुझे सुन रहे हैं वो भी प्रतिजैविक नहीं जानते होंगे, शायद एंटीबायोटिक जानते होंगे। क्योंकि कई वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जो इंग्लिश में भी पॉपुलर हो जाता है, और कई वर्ड ऐसे भी जो हिंदी में पॉपुलर है बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को याद रखना है, जो पॉपुलर वर्ड है उनको अच्छा खासा जोर देना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है। क्लियर हो गया? एंटीबायोटिक हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी ज्यादा यही नाम इसका पॉपुलर है। और इसका मतलब क्या होता है? सब्सटेंसेस which obtained from one type of microorganism, वो सब्सटेंस जो एक प्रकार के हमें सूक्ष्म जीव से ही मिलता है, लेकिन ये दूसरे के लिए हानिकारक है। यानी ये वही फिलॉसफी है। ये स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, यस, एवरीडे क्लास हो रही है,
और आप रेगुलरली क्लास लगाएं और ठीक 8 बजे हम लोग क्लास में आ जाते हैं। और आपको पता है समय भगवान है, इसलिए समय का अच्छा खासा ध्यान करें आप। अगर समय का ध्यान अभी करेंगे तो एग्जाम में भी ध्यान दिया जाएगा। रिहर्सल रियलिटी की तरह होना चाहिए, रिहर्सल में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। और तो हम 8 से 9 फिलहाल जनरल साइंस ले रहे हैं। तो अभी हमने फिजिक्स कंप्लीट किया है और फिजिक्स हमारा पूरा हो चुका है। और बायोलॉजी में हमने विटामिन, मिनरल्स एंड सेल डिवीजन ये कवर कर लिया है। और फिलहाल अभी हम आज की क्लास में बैक्टीरिया और वायरस कवर करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और बट नेवरदलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जल्दी ही साइंस का स्पेशल बैच भी लॉन्च करने वाले हैं और उसके लिए भी आप रेडी रहिए। अगर आपने किसी कारण से वो क्लास चूक गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं ना कहीं वो उसको और बढ़िया एडवांस रूप में आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आज से आपको रेगुलर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके टॉपिक रह जाएंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं अभी, ब्लड ग्रुप, एक्सचेंज ऑफ ब्लड, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम रह गया, अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रह गया है, ब्रेन के बारे में क्लासेस चलेंगी और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी हम कवर करेंगे। हाँ, मैंने एवोल्यूशन करवा दिया है, मैंने आपको एडेप्टेशन के बारे में काफी चीजें बताई, फसलों के बारे में हमारा ज्ञान है वो क्लास हम कर चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कुछ ही दिनों में नया साइंस का स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, उसके लिए आप तैयार रहें। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं ये एंटीबायोटिक क्या बला है। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। तो आपने सुना होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही फिलॉसफी है कि एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ये एक प्रकार का जीव ही है, लेकिन ये दूसरे जीव के लिए हानिकारक है। क्लियर हो गया? एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे जीव के लिए हार्मफुल है। तो ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लिया जा सकता है। वाई? बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई टॉनिक का काम करेगा, ये खुद भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सम टाइम ये एंटीबायोटिक एक दूसरे के खिलाफ काम कर देते हैं। यानी सपोज आपने आज कोई एंटीबायोटिक खाया, अगले दिन फिर कोई एंटीबायोटिक खाया बिना डॉक्टर को पूछे, तो ये एंटीबायोटिक एक दूसरे के खिलाफ जंग भी लड़ सकते हैं। उस केस में आपकी बॉडी को ये रिएक्ट कर जाएगा और काफी दिक्कत होगी डब्ल्यूबीसी को आपको ठीक करने में। तो ध्यान रखना है, इससे सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इनफैक्ट जितने भी ज्यादातर लोग डेंगू में परेशान होते हैं, जिनकी जान जाती है, बिल्कुल बिल्कुल हमने प्योर सिलेबस रिलेटेड डाला है। हमने सारी लस्सी हमने हटा दी है, सिर्फ आपके लिए मक्खन मक्खन या कहीं गिस्ट रखा है हमने, एनसीईआरटी का निचोड़ रखा है, जो आपको बार बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछ रहा है वही हमने रखा है। आप इसको मैच भी कर सकते हैं कि वो ये बैक्टीरियल डिजीज पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, वो एंटीबायोटिक पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। आपको बिल्कुल क्वेश्चन, आप एक क्लास लगाएंगे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि मैंने पुराने पेपर में ये क्वेश्चन देखे थे। क्लियर हो गया? तो बट हमने बड़े अच्छे ढंग से कोशिश की है कि बजाय कि एक लाइन फिर इसमें 4 ऑप्शन करें, हमने ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा, वन लाइनर। आपको सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों हद तक क्लियर हो जाएगा। ये वन लाइनर है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रतिजैविक क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको देगा। तो ध्यान रखना है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के लिए हार्मफुल होता है। और कभी आपको आता है इसकी खोज, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप लोगों को याद रखना है, फिजिक्स में भी एक नाम आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो अलग है, लेकिन ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलग है। इन्होंने ब्रेड फंगस या कहें रोटी के फफूंद में जो पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, वो रिकॉग्नाइज किया था, वो पहचाना था, और इसी कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये बात उन्होंने कब बताई थी? 1928 में। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये बहुत बड़ा इनको धन्यवाद देना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, जिनके कारण आज कई बैक्टीरियल डिजीज का जो बीमारियां हैं इनका इन्होंने निदान करने में बड़ी मदद की। लेकिन वायरल डिजीज में बिना डॉक्टर को पूछे अगर आपने एंटीबायोटिक खा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनफैक्ट डेंगू में ज्यादातर लोगों की जान जाती है, उसके लिए एंटीबायोटिक जिम्मेदार है। ठीक है? तो ध्यान रखना थोड़ा सा। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में पहली लाइन में था यूजफुल, तो कभी एग्जाम में आपको पूछ ले कौन कौन से इसके यूजफुल इफेक्ट हैं या ये किससे होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दूध से दही कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में जितने हमारे सेल हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया के सेल हैं। ठीक है? तो दूध से दही बनाता है बैक्टीरिया। एंड शराब और सिरका बनाने में बैक्टीरिया मदद करता है। खाद बनाना यानी कंपोस्ट, जो भी ऑर्गेनिक खाद है, फर्टिलाइजर, उसको बनाने में मदद करता है। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट हैं बिना इसकी मदद से नहीं बन सकते हैं। एंड अब घटक आप समझते होंगे, डिकम्पोजर।
कोई मरने के बाद जो शरीर है वो गल जाता है या मल है शरीर वो जब खत्म होता है, वो सब क्या जरूरी है उसके लिए? उसके लिए बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? तो बैक्टीरिया के यूजफुल इफेक्ट भी होते हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किए ये सब इनके यूजफुल इफेक्ट हैं। तो अब अगले चलते हैं, अगली स्लाइड में हम जानने वाले आज बैक्टीरिया के कौन कौन सी पॉपुलर डिजीज है जो एग्जाम में आपको पूछता है। तो यहां पर मैंने लिस्ट आपको दी है, इस लिस्ट को बड़े अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा और बायलैंग्वेज लेकर चल रहे हैं। कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो, प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। दोनों ही हमने मीडियम कवर किया यहां पर। हाँ बिल्कुल, वैसे हमने बता दिया ऑलरेडी लास्ट क्लास में, फिर भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, तो कभी एग्जाम में आपको आ जाए तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटा बैक्टीरिया, इनफैक्ट सबसे छोटा सेल भी यही है। ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट में हम पीपीएलओ भी कह देते हैं। क्लियर हो गया? स्यूडो लिंक्ड ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना है, सीडो निमोनिया लिंक्ड ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट में इसको पीपीएलओ भी कह देते हैं। अदरवाइज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये एनिमल में होने वाला एक प्रकार का निमोनिया बैक्टीरिया है। नॉट ओनली फॉर बैक्टीरिया, ये वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है। क्लियर हो गया? तो पीपीएलओ, इसका सेल का साइज भी सबसे छोटा, बैक्टीरिया साइज भी सबसे छोटा माना जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अब हम ये लिस्ट को। यस, जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने पहले कैसे भी पढ़ा है मुझे पता नहीं आपने कैसे पढ़ा, लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेना। ये बीमारियां आपको बड़े अच्छे ढंग से इमेजिन करनी है, यानी इनको जीना पड़ेगा कि मेरे आस पड़ोस में कोई ऐसा मैंने केस देखा तो नहीं है, या कभी मैं इनसे तो नहीं गुजरा हूं। अगर आपने इस लिस्ट को इस क्लास में याद कर लिया तो याद हो गया, अदरवाइज बार बार रिपीट करते रहते हैं, हमें बार बार भूल जाते हैं। तो बात आ रही, पहली बीमारी है कौन सी? प्लेग। प्लेग को कभी एग्जाम में आ जाए, अल्टरनेट नेम क्या है? ब्लैक डेथ, काली मौत भी कहते हैं प्लेग को। बड़े अच्छे ढंग से इमेजिन करो, ये 70 के दशक में भारत के किस महानगर में फैल गया था? सूरत में। क्लियर है? गुजरात में, सूरत में ये ऑलरेडी फैल चुका है। जैसे फिलहाल आजकल कोरोना कोविड का कहर चल रहा है, लोग भयभीत हैं, कैसे चलेगा, कैसे दुनिया ठीक हो पाएगी भी नहीं हो पाएगी। इससे भी ज्यादा भय 70 के दशक में सूरत वालों को लगा कि अब तो हम खत्म हो गए, हमारी पुष्ट जो है, हमारी पीढ़ियां उबर नहीं पाएंगी कभी प्लेग से। लेकिन आप देखो कैसा डायमंड सिटी दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो गया सूरत। तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, ये बीमारी आई है कोरोना और ये जल्दी चली भी जाएगी, बिकॉज ऐसे कई एग्जाम्पल है, स्पेनिश फ्लू, प्लेग, जो महामारी की तरह फैल गए थे। जैसे आज कोरोना महामारी है, लेकिन ये आज पलट कर देखो पता ही नहीं लगता है कि कभी सूरत इससे परेशान था। तो अल्टरनेट नेम ऑफ प्लेग इज ब्लैक डेथ, काली मौत कहते हैं इसको। ठीक हो गया? इसका एक नाम और भी है, ध्यान रखना है, इसको स्यूडो टीबी भी कहते हैं। ध्यान रखना है, स्यूडो यानी झूठा। क्लियर हो गया? ये शब्द आपने पहले भी शायद कहीं देखा होगा, नहीं देखा तो याद ना, स्यूडो मीन्स एक प्रकार का फेक आइडेंटिटी। तो क्योंकि कई बार लोग इसको टीबी समझने की भूल कर लेते हैं, बिकॉज प्लेग में खांसी भी उठती है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये टीबी तो नहीं है, बट टीबी नहीं है, ये प्लेग है। क्लियर हो गया? और इसमें प्रभावित अंग क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रभावित अंग हमारे बॉडी की जितने भी नॉड्स हैं, जॉइंट्स हैं, वहां पर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम रहता है, और यही WBC कंसंट्रेटेड जितने भी जॉइंट है, जोड़ है। क्लियर हो गया? यहां पर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम रहता है और यहां गांठें पड़ना शुरू हो जाता है और यहां बहुत खुजली होती है, खासकर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे पैरों के जॉइंट्स हैं, यहां बहुत ज्यादा खारिश होती है। इनमें खारिश करते करते सूजन आ जाती है, फफो इनमें जो है दाने पड़ जाते हैं और उन दानों में से खून बहने लग जाता है। ठीक हो गया? तो लिम्फेटिक सिस्टम प्रभावित होता है। साथ साथ अगर कभी इसमें पूछे लिम्फेटिक सिस्टम के साथ और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? स्किन। ये प्लेग की पहचान होती है कि अगर किसी को प्लेग बैक्टीरिया ने अपने प्रभाव में ले लिया है तो उसको शुरुआत होगी खुजली से, खासकर जो आर्म पिट, लेग पिट, जहां जहां इसको जॉइंट्स हैं वहां पर अच्छी खासी खुजली होती है, गांठें पड़ जाती हैं, तो त्वचा प्रभावित होगी, लसिका प्रणाली। एंड इसमें लक्षण क्या क्या होने वाले हैं? आपको सर दर्द होगा, गांठें पड़ जाएंगी, खुजली होगी, ठंड लगना शुरू हो जाएगा, और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना, आपको टीबी की तरह खांसी भी उठती है। क्लियर हो गया? तो यहां मेंशन नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है, दैट इज व्हाई प्लेग को हम कहते हैं स्यूडो टीबी या झूठा टीबी भी कहा जाता है प्लेग को। क्लियर हो गया? बढ़िया ढंग से आपने इमेजिन कर दिया होगा और इसको रिकॉर्ड कर लिया अपने दिमाग में, इसको कॉपी कर लीजिए इसको। क्लियर हो गया? अब आप भूलने वाले नहीं है प्लेग को। यस, अगली बीमारी आ रही है हैजा।
क्लियर हो गया। हैजा इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलरा। ध्यान रखना है जो इसके इंग्लिश के नेम है वो ही इनके बैक्टीरियल नेम है। तो कभी भी कह दे हैजा किस बैक्टीरिया से फैलता है, कॉलरा से फैलता है। अगर कभी इसका पूरा नाम भी कहे, हालांकि इतना भी काफी है कॉलरा, बट पूरा नाम भी कहे तो विब्रियो कॉलरा इसका पूरा नाम है। एंड इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया, आंतें। इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों प्रभावित हो जाती हैं। क्लियर हो गया। और इसमें हैजा में आपको पता है गंदे पानी से फैलता है ये। और आपने अगर कभी सुना हो तरबूज के ऊपर आप पानी पी लो तो वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उस चीज को। इस कंडीशन में फिर उल्टियां और दस्त शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो उल्टियां और दस्त और पानी की कमी हो जाती है, पेट में बहुत दर्द रहता है। और अस्थायी बुखार आपको पता है, अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो पानी की कमी को आपको खून की कमी ही मानना है। ध्यान रखना है कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए, आपके खून में करीब करीब 55 से 60% तक प्लाज्मा है। ठीक है। और इस प्लाज्मा का करीब करीब 90% पानी है। यानी आप इसका अंदाजा लगाओ कि 50% तो हमारे खून में पानी ही है। तो पानी की अगर भारी कमी हो गई तो आपको पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा, आपको सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, बिकॉज वो पानी ही है जो सिग्नल को लेकर जाता है। या ये कहें खून में आधा पानी है। क्लियर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्लड का 55 to 60% प्लाज्मा और इस प्लाज्मा का करीब करीब सारा ही पानी है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं खून में 50% पानी है। नेक्स्ट इज मियादी बुखार। मियादी बुखार का अल्टरनेट नेम है टाइफाइड। ठीक है। शायद आपने इसको महसूस किया हो या आपने पड़ोस में किसी को देखा हो। हालांकि मैं आपको कोई ऐसी बद्दुआ नहीं दे रहा कि आपको होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी शायद आपने इसका स्वाद चखा हो टाइफाइड का। तो टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहते हैं, टाइफाइड को देसी भाषा में कह देते हैं मोती झारा। यानी इसमें त्वचा चमकने लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे रेत के कण शरीर में चिपक गए हो, क्योंकि काफी लंबे समय तक जो बॉडी है वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, तो सारा केराटिन झड़ना शुरू हो जाता है। तो त्वचा काफी दुबली पतली और चमकीली चमकीली हो जाती है। ठीक है। तो ये पहचान होती है टाइफाइड की। ये भी गंदे पानी से शुरू होता है। अक्सर सुनने में आता है कि बड़ा सफर करके आए तो शरीर दर्द होना शुरू हो गया, बुखार होना शुरू हो गया और बुखार हो गया। फिर तो ध्यान रखना है ये क्यों हो रहा है ऐसा बुखार, शरीर दर्द, फिर सर दर्द, फिर बुखार, क्योंकि वो व्यक्ति का पानी बदल गया। तो ये पानी से होता है टाइफाइड भी और हैजा भी। तो एग्जाम में आपको पूछ चुका है कि टाइफाइड का कारण भी क्या रहेगा, गंदा पानी। अक्सर स्कूल वगैरह बदलने पर बच्चे का पानी अच्छे से जांच लेना चाहिए, बच्चे का पानी साफ सुथरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपने जगह चेंज की है तो बच्चा उससे परेशान हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना इसमें लक्षण क्या क्या होंगे। इसमें पेट दर्द होगा। क्लियर हो गया। स्टमक पेन। अस्थायी बुखार, आपको अस्थायी यानी बुखार, इसका बुखार बड़ा अजीब होता है, आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, यानी अस्थायी बुखार, टेम्परेरी फीवर होता है। लगातार सर में दर्द रहता है। क्लियर हो गया। और लाल चकते पड़ जाते हैं शरीर पर, या ये कहीं त्वचा पर निशान पड़ जाते हैं। एंड इसमें ये भी हो सकता है सिम्टम में स्किन शाइन, यानी त्वचा जो है वो चमकने लग जाती है बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। तो आप लोगों को याद आना है मियादी बुखार में, टाइफाइड में प्रॉब्लम इसलिए बढ़ जाती है कि इसको जल्दी पहचानना मुश्किल है, रिकॉग्नाइज करना काफी मुश्किल है, परेशान है, इसको आसानी से उसको पहचाना नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगली बीमारी आ रही है जो आपको एक वैक्सीनेशन याद दिलाती है, एक टीका याद दिलाती है, डीपीटी का टीका। ध्यान रखना है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस एंड टी फॉर टेटनस। डीपीटी। क्लियर हो गया। तो ये वैक्सीनेशन में 3 टीके एक साथ हैं। कौन कौन? डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस एंड टी से टेटनस। ठीक है। डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया और जो जिसको पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी कहते हैं, ये 2.5 से 3 साल तक के बच्चों को ही परेशान करता है। आई थिंक जो भी हमारे साथ क्लास लगा रहे हैं वो सब इस एज लिमिट से क्रॉस कर चुके हैं। आप सब मुझे लगता है शायद 3 साल से ऊपर ही होंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कभी भी एग्जाम में आ जाए कि डिप्थीरिया जो है ये किसको परेशान करता है, पर्टिकुलर कौन से एज ग्रुप के लोगों को परेशान करता है। ये 2.5 से 3 साल के बच्चों को परेशान करता है डिप्थीरिया भी, और दूसरा वूपिंग कफ जिसको कुत्ता खांसी भी कह देते हैं और काली खांसी भी कह देते हैं। ठीक है। तो इसमें जरा डिप्थीरिया के लक्षण और प्रभावित अंग देखते हैं। डिप्थीरिया में प्रभावित अंग रहेगा श्वास नली, हमारी सांस लेने वाली जो नली है
वो प्रभावित करती है डिप्थीरिया में। ठीक हो गया, सांस की नली प्रभावित होती है। और इसमें क्या दिक्कत होती है, अगर किसी बच्चे को डिप्थीरिया है तो उसको सांस लेने में कंटिन्यू परेशानी आती रहेगी, उसको सांस लेने में दिक्कत बनी ही रहेगी। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखना है, जितनी भी लिस्ट में बीमारियां आ रही हैं सब बैक्टीरियल डिजीज हैं। ठीक है, एंड पी से है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस या इसको बोलते हैं कुत्ता खांसी, इसी को बोलते हैं कुत्ता खांसी, कुक्कर खांसी। ठीक है, ध्यान रखना है। वूपिंग कफ, क्योंकि खांसते समय बच्चा कुत्ते की तरह आवाज करता है तो इसको बोलते हैं वूपिंग साउंड। ठीक हो गया, वूपिंग साउंड। तो इसमें प्रभावित अंग क्या माना जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा प्रभावित होता है। रेस्पिरेटरी यानी इसमें हमारे फेफड़े भी शामिल हो गए और सांस की नली भी शामिल हो गई। ठीक है, वूपिंग कफ में। एंड इसमें लक्षण क्या होंगे, लगातार बच्चे को खांसी आती रहेगी और दिक्कत बढ़ती चली जाएगी इसमें, और उसको नाक से पानी भी गिरना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना आपको, पर्ट्यूसिस में या वूपिंग कफ में इसको लगातार खांसी आएगी और नाक से पानी गिरेगा। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट अगली आ रही है बीमारी टेटनस। हालांकि टेटनस का टीका हम सबको लगा हुआ है, बट टेटनस या लॉकजा की एक वैलिडिटी है, एक टाइम पीरियड है, किस पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका जो टीके का असर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोगों को, ये 6 मंथ तक वैलिड होता है। अगर आपको 6 महीने पहले टीका लगा था और अभी दोबारा लोहा लग गया है, 6 महीना पूरा हो गया, तो आपको फिर से टीका लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी 4 ही महीने पहले लगा था तो फिर आपको लोहा लगने पर दोबारा टेटनस का टीका नहीं लगाना। लेकिन आपको ये एकदम श्योर होना चाहिए, बिकॉज टेटनस एक ऐसी बीमारी है, वैसे तो बहुत हल्का है इसका इलाज, सिंपली टीका है, इसको टीका लगा लीजिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर टेटनस हो जाए किसी को, मेरी बात गौर कीजिएगा, ये आपको एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किस बैक्टीरियल डिजीज को होने के बाद क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है, वो है टेटनस। टेटनस का अल्टरनेट नेम है लॉक जा। ध्यान रखना है, लॉट जा नहीं है, लॉक जा। हमारा जबड़ा जो है उस पर ताला लग जाता है। टेटनस की पहचान है कि जिसको भी टेटनस होगा उससे बोला नहीं जाएगा, क्लियर है ना, जबड़ा जो है वो लॉक हो जाएगा, ताला लग जाएगा, दैट इज वाई इसका नाम है लॉक जा। ठीक है, और इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ये थोड़ा सा अजीब है, इसके सिम्टम को थोड़ा अच्छे से समझना है। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है हमारे जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं, हम दुनिया को समझते हैं किसकी मदद से, तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र का हेड है हमारा ब्रेन, और इसके अलावा पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र है। एक वायरिंग सिस्टम है जो सिग्नल को लेकर जाता है, और एक टू वे होता है, सिग्नल आना सिग्नल जाना। तो अगर ये क्रैश हो जाए तो हम बाहरी दुनिया से कट जाएंगे। हमारा शरीर जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मांसपेशियां वैसे रिस्पॉन्स नहीं करेगी, हमारा शरीर अकड़ने लग जाएगा, जबड़ा जाम हो जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि इसकी पहचान है, शरीर में ऐंठन या मरोड़े उठना शुरू हो जाता है, जबड़ा जो है जाम हो जाता है। क्लियर, तो मसल ब्लॉकेज है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखने, कभी भी टेटनस की बात करेगा तो आपका जबड़ा काम नहीं करेगा, आपसे बोला नहीं जाएगा, एंड मस्कुलर एक्टिविटी बंद हो जाएंगी, आपकी शरीर में मरोड़े ऐंठन उठना शुरू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है डीपीटी, इसमें 3 जो बीमारियां बन रही हैं ये बैक्टीरियल हैं। ठीक है, बैक्टीरियल। नाउ इसमें आगे हम बढ़ते हैं अभी। यस, अभी आ रही हैं कुछ और बैक्टीरियल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर, ट्यूबरकुलोसिस। और आपको ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था किस बीमारी का अल्टरनेट नेम स्यूडो टीबी है। आप लोगों को याद है, आप भूल गए? मैंने आपको अभी बताया था, इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था इस किस बीमारी को स्यूडो टीबी कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, प्लेग इज आल्सो नोन एज स्यूडो टीबी। ठीक है, स्यूडो टीबी। और टीबी को भी एक अलग नाम देते हैं, व्हाइट प्लेग, सफेद प्लेग। मेरी बात आपको समझ में आई? यानी इसका संबंध प्लेग से जोड़ना है, प्लेग का संबंध टीबी से जोड़ना है। टीबी में कोई ऐसा, असल में होता क्या है, जो जिसको प्लेग होता है उसको त्वचा में खारिश होती है खूब, और उसमें से खून बहने लग जाता है खुजलाते खुजलाते, तो मरने से पहले त्वचा सारी काली पड़ जाती है। दैट इज वाई इसको बोलते हैं प्लेग को काली मौत। और टीबी जो है, टीबी में भी कुछ कुछ खांसी के लक्षण वैसे उठते हैं जैसे प्लेग में उठते हैं। दैट इज वाई इसको हम बोल देते हैं व्हाइट प्लेग, सफेद प्लेग। तो गलती नहीं होनी चाहिए,
इसमें कोई त्वचा काली नहीं पड़ने वाली है, लेकिन इसमें क्योंकि खांसी उठती है जैसे प्लेग में उठती है, बिकॉज उसमें भी हमारे लसिका प्रणाली और त्वचा प्रभावित होती है, साथ साथ हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। दैट इज वाई इसको हम कह देते हैं जूठा टीबी, और उसको कह देते हैं व्हाइट प्लेग। और इसका वेदों में भी, पुरानों ग्रंथों में भी नाम है इसका क्षय रोग। संस्कृत में इसका नाम है क्षय, हिंदी में इसको बोलते हैं तपेदिक। तो टीबी के अल्टरनेट नेम है, हिंदी मीडियम वाला जो भी हमें सुन रहे हो, टीबी को तपेदिक भी कह देते हैं और टीबी को ही क्षय भी कह देते हैं। क्षय यानी क्षीण हो जाना। तो जो इसको भी टीबी हो गया उसका शरीर क्षीण होना शुरू हो जाता है, यानी उसको खून की उल्टियां होंगी, कमजोरी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टीबी में होता है। अक्सर जो भी किसी टेक्सटाइल मिल में काम करता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, उसको टीबी का भय बना रहता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जगह पर जहां बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो फिर उसको टीबी का डर रहता है। इसमें प्रभावित अंग में क्या लिखना है, लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी में। लक्षण इसके होंगे, खांसी के साथ खून आएगा, क्रॉनिक कफ विद ब्लड। लेकिन एक बात और आप लोग याद रखना, कभी भी एक दो बार खांसने पर किसी को खून आ रहा है तो ये ब्लड प्रेशर हाई होने से भी हो जाता है। बीपी अगर किसी को हाई हो जाए तभी भी खांसी से खून गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी भी आपको ऐसा आ जाए कि कंटिन्यू कफ के साथ ब्लड आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कहीं वो टीबी तो नहीं है। नेक्स्ट इज कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसको हिंदी में और नाम भी देते हैं, कोढ़ भी कह देते हैं, कुष्ठ रोग या कोढ़ भी कह देते हैं। ध्यान है ना, कोढ़। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, आपको पता है काफी ज्यादा सेवा में बहुत विश्वास रखते थे, तो कोढ़ियों का इलाज करना हो, इस प्रकार से वो बड़ी प्रेरणा देते हैं हमें। तो ध्यान रखना, ये कोढ़ी का माने जिसके शरीर का अंग जो है गलना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं कोढ़ से ग्रसित है वो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी स्किन। ठीक है, लेप्रोसी। कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए, लेप्रोसी में प्रभावित अंग क्या होगा, त्वचा और साथ साथ तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया। नर्वस सिस्टम एंड स्किन, ये दोनों प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो आपको सेंसेशन नहीं होगा, यानी आपको जैसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसकी त्वचा में कोई आप चोट मार रहे हैं, उसको महसूस ही नहीं होता है, कहता सर इसको तो कोई चोट लगती नहीं है। ध्यान रखना, वो कोई शक्तिमान नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई सिम्टम दिख रहा है तो उसको चेक करना चाहिए, कहीं उसको कोढ़ तो नहीं बन रहा है शरीर में, लेप्रोसी तो नहीं बन रहा है। बिकॉज नर्वस सिस्टम सिग्नल को यहां से ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता, तो बॉडी को डैमेज होता है, लेकिन बॉडी को रियलाइज नहीं हो पाता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर, पहचान नहीं पाता कि उसको कहां डैमेज हो रहा है। ठीक हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना, ये कुष्ठ या कोढ़ के लक्षण है। और इसमें लक्षण क्या होंगे, शरीर में चकत्ते पड़ना शुरू हो जाएंगे, सफेद निशान आना शुरू हो जाएंगे, संवेदी स्पर्श काम नहीं करेगा। ठीक है, और त्वचा आपकी ग्लेज खत्म होना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये कुष्ठ के लक्षण कहे जाते हैं। यस, अगली बैक्टीरियल डिजीज आ रही है निमोनिया। ध्यान रखना है, नाम इसका जो लिखा जाता है वो पी से, पढ़ा जाता है एन से, क्योंकि इसमें पी साइलेंट होता है। निमोनिया, कभी भी नॉर्मल जुकाम की बात होगी, साधारण जुकाम, वो होता है निमोनिया। लेकिन कभी बात करेंगे फ्लू या इन्फ्लुएंजा, वो होगा वायरल। ये बैक्टीरियल है, वो वायरल होगा। अक्सर निमोनिया तो हमें बड़ा सूधा होता है, हमें ज्यादा परेशान नहीं करता। हाँ, निमोनिया में अगर कभी आपने सुना हो कि उसकी जान चली गई, तो अक्सर निमोनिया में जान जाती है या तो न्यूली बॉर्न बेबी की या बहुत ज्यादा एज्ड। जैसे अगर गर्मी में किसी बच्चे का जन्म होता है और आपको लग रहा है सर आपको गर्मी लग रही है, आप बच्चे को भी गर्मी लग रही होगी, तो आपने बच्चे को अगर कूलर एसी के सामने रख दिया है बिना चद्दर के, तो बच्चे को तुरंत निमोनिया हो जाएगा। बच्चे का जन्म किसी भी महीने में हो, गर्मी में, सर्दी में, उसको चद्दर में लपेट के रखा ही जाना चाहिए, नहीं तो उसको निमोनिया हो जाएगा। और सर्दियों में अक्सर बुढ़ापे में व्यक्तियों को ठंड बहुत लगती है, उसको दो दो तीन तीन रजाई की वो डिमांड करता है, बट हम मानते नहीं है, हमें लगता है कि नहीं सर ठंड तो है नहीं, लेकिन उनको ठंड वाकई लग रही है। तो आपको ध्यान रखना है, निमोनिया जो है साधारण जुकाम कहा जाता है, प्राय ये हमारी जान नहीं लेता है, लेकिन ये उनकी जान ले सकता है जिनकी उम्र या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम। ठीक है, यानी न्यूली बॉर्न बेबी या बुढ़ापे में। प्रभावित अंग इसका है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इसमें फेफड़े भी शामिल है, लंग्स। ठीक है, और इसमें लक्षण क्या होंगे, खांसी होगा, जुकाम होगा और बुखार होगा। ठीक है, कफ एंड फीवर एंड आपको स्नीजिंग, तो ये आपको निमोनिया में होता है। लेकिन ध्यान रखना, निमोनिया इज फुली अ बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग है। तो जितनी भी बीमारी अभी तक हमने पढ़ी सब बैक्टीरियल डिजीज है। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं
ये वायरस क्या भला है, विषाणु क्या भला है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विषाणु के बारे में, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसको जानते हैं अच्छे से। और आप लोग सभी एक एक पॉइंट समझ सकते हैं अगर आप लोग ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें कि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहने, मेरा ध्यान ना तो फ्यूचर में ना पास्ट में। आप लोग सिर्फ बोर्ड पर जो आपको नजर आ रहा है या लैपटॉप पर या मोबाइल फोन आपको नजर आ रहा है वो टॉपिक ही देखें, ना कोई बाहर की आवाज सुने। तो अगले 1 घंटे अगर आपका ध्यान इस बोर्ड पर लग जाए तो आप बिल्कुल भी गारंटी है कि यह टॉपिक आपको समझ में आना ही आना है। ना समझने का सिर्फ एक कारण होता है कि सर हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, चाहे आप इसको 50 बार भी देखें। क्लियर? तो आपको शुरू से लेके एंड तक वो ध्यान अर्जुन की तरह बनाए रखना है। आपका जो नजर है वो आपके लैपटॉप से मोबाइल से हटनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो अब हम जानते हैं ये विषाणु क्या है। देखिए नाम से ही बन रहा है विष, विष अणु, विष यानी जहर, जिसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो इसका क्या कहें, ये सूक्ष्म जीव है जो सजीव व निर्जीव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इट इज माइटोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेट एज न्यूक्लिक एसिड आरएनए प्रोटीन। ये आखिरी वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहे आपको वायरस क्या है, एक आरएनए प्रोटीन, और ये लिविंग है या नॉन लिविंग या दोनों ही है, ध्यान रखना ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिविंग का मतलब ये कुछ खा रहा है बिल्कुल, और देखिए जब तक शरीर से दूर है ये कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं चाहिए इसको, ना बढ़ेगा ना कुछ चाहिए इसको। और जैसे शरीर में आ गया ये ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, सब चीज लिविंग की तरह करने लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वायरस शरीर के बाहर पड़ा है तो हो सकता है महीनों पड़ा रहे, कुछ नहीं होगा, और जैसे इसको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिलेगा वहां दोबारा से लाइव हो जाएगा। ठीक है? जैसे कोई अनाज का बीज होता है, गोदाम में पड़ा है तो पड़ा रहेगा, लेकिन अगर ये अनाज का बीज आपने मिट्टी में डाल दिया, गीला कर दिया, तो उस अनाज के दाने में से बहुत बड़ा पेड़ निकल आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है वायरस का भी यही हिसाब है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करता है। और इसको कभी कहे वायरस को क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? आरएनए प्रोटीन कहा जा सकता है इसको, राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कहा जा सकता है इसको। ठीक है? नाउ फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, जानकारी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने अंडर लेकर उसको सीज कर देना, जाम कर देना, ये किसका काम है दोस्तों? वायरस का। बात समझ में आ गई आपको? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस का काम होगा। क्लियर? एंड कभी भी कहता है विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज सन 1892 ईस्वी, 1892 एडी। क्लियर? एडी कह लीजिए इसको, आप ईस्वी कह लीजिए, यानी एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, में रूसी वैज्ञानिक रशियन साइंटिस्ट इवानोवोस्की ने की। क्लियर हो गया? एक रूस के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था इवानोवोस्की। तो कभी भी कहे कौन सी सेंचुरी में पता लगा कि वायरस होता है? 19 सेंचुरी में। आप देख रहे हैं कितना लंबा गैप आ गया। बैक्टीरिया के बारे में पता लगा था हमें आपने देखा 16 यानी 17वीं शताब्दी में, और इसका 19 यानी करीब करीब 200 सालों का गैप है। बैक्टीरिया और वायरस को खोजने में करीब 200 सालों का गैप। तो हमें 200 साल लग गए बात जानने में कि वायरस भी कोई चीज होती है। और ध्यान रखना सबसे पहला जो वायरस खोजा था रशियन साइंटिस्ट ने, उनका नाम था TMV, टबैको मोन्जेक वायरस। ठीक है? ये तंबाकू की फसल पे लगा था TMV, जो ना लिविंग होता है ना नॉन लिविंग। ऐसा कई वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद इस धरती पे जो सबसे पहला जीव हुआ होगा वो इसी कैटेगरी का हुआ होगा, बिकॉज नॉन लिविंग से लिविंग तो यही लग रहा है, बिकॉज हम लोग लिविंग हैं तो नॉन लिविंग से वायरस लग रहा है। तो शायद बीच में जो कड़ी का काम किया है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो ब्रिज का काम किया है, वो वायरस ने किया है। ठीक है? तो ध्यान रखना आप लोगों को, रशियन साइंटिस्ट इवानोवोस्की 1892। और कभी भी कहे वायरस सबसे पहले किस पर अटैक करता है? फर्स्ट अटैक बाय वायरस ऑन एंजाइम, ये बॉडी के एंजाइमों को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंजाइमों को नष्ट कर देता है। और अगर एंजाइम नष्ट कर रहा है, इसका सीधा मतलब क्या होगा? आपका पाचन नहीं होगा, आप जो भी फूड खा रहे हैं वो फूड आपको डाइजेस्ट नहीं होगा।
क्लियर हो गया? तो आप लोगों को ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आ जाए एंजाइम का पहला हमला, या सॉरी वायरस का पहला हमला एंजाइम पर होगा। ठीक है, आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि एंजाइम एज ए बायो कैटलिस्ट, अगर एंजाइम ना हो तो जो आप सुबह का खाना है ना, सुबह का खाना आपको दोपहर तक पच जाता है 4 घंटे में, वो आप समझ लो सुबह का खाना 1 साल बाद पचेगा, 1 ईयर बाद। यानी हर दिवाली खाना खाते अगर आप एंजाइम ना होता तो आपको लग रहा है सर हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाती, फिर जब खाना ही नहीं खाना तो फिर और क्या काम, कुछ और नहीं करना होता। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, खाना नहीं पचेगा तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी, जैसा वायरल डिजीज में होता है, आपका भोजन पचना बंद हो जाता है और आपको एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, यस। अब हम पढ़ने वाले हैं वायरस के ये अलग अलग डिजीज के बारे में, कौन कौन सी वायरल डिजीज है जो पॉपुलर हैं और इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनके वायरस के नाम भी मैं आपको बता दूंगा कैसे याद करने हैं। यस, पहली बीमारी आ रही है चेचक। ठीक है, चेचक, ध्यान रखना है, चेचक को हिंदी में, कोई भी मेरे साथ लाइव जुड़ा है या रिकॉर्डेड देख रहा है बाद में भी ध्यान रखना है, चेचक को हिंदी में बड़ी माता कहते हैं, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये कई बार पूछा और हर बार बच्चा गलत कर रहा है। चेचक को हिंदी में बड़ी माता, बिकॉज माता इज नॉट रिलेटेड विद पॉक्स का साइज। माता इज अ टाइप ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड या मोटिवेशनल के लिए वो कहता है कि तुझे तो भगवान ठीक करेगा, तुझे मां ठीक करेगी। तो ये मां कौन सी है? जो पहले वाली माता, पहले वाली बीमारी जो आई थी वो पहली माता, बड़ी माता। क्लियर हो गया? बट इसमें जो पॉक्स का साइज होता है, दाने का साइज होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। माता कौन सी है? ये बड़ी माता। ध्यान रखना है, पहले एक ही चेचक चलता था जिसको बोलते थे बड़ी माता, बाद में फिर आया चिकन पॉक्स जिसको नाम देने लगे छोटी माता। और ज्यादातर बच्चे, क्योंकि वो देख रहे हैं आप यहां स्मॉल आ रहा है तो बच्चों को लगता है यार ये भी स्मॉल, छोटी माता होगी, ये गड़बड़ है। बिकॉज दिस माता वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद पॉक्स साइज, इट इज रिलेटेड विद द स्पिरिचुअलिटी, या आपका इम्यूनिटी रिलेटेड है कि भाई आपको कौन ठीक करता है? भगवान ही ठीक करता है हमें, या हमारा इम्यूनिटी ठीक करता है हमें। तो वो कहता है कि तुझे भगवान या माता ठीक करेगी। तो ये पहले आई थी इसलिए इसको बड़ी माता बोलते हैं। नाउ दिस इज व्हाट वेरियोला। वायरल डिजीज पे वायरस का नाम अलग होता है, तो हमें थोड़ा यहाँ खासे इंपॉर्टेंस देना है। कभी भी कहे ये जो बड़ी माता है इसके वायरस का नाम बताओ, ओला, ध्यान है ना, ओला, वेरी ओला। ओला की कैब में चेचक का वायरस। ओला, देखो मैं कोई किसी ब्रांड का विरोध नहीं कर रहा हूं, उल्टा मैं तो उनका प्रमोट कर रहा हूं याद रखने के लिए। तो कभी भी आपको ऐसा याद में दिक्कत हो, देखो एक होता है वेरी ओला, एक होता है वेरी, दिस इज नॉट ओला, दिस इज सेला। क्लियर हो गया? तो चिकन पॉक्स वेरी सेला से फैलता है, और जो हमारा स्मॉल पॉक्स है वो वेरी ओला। और ध्यान है, दोनों ही पॉक्स के लिए कहीं ना कहीं गंदा पानी जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था हैजा और टाइफाइड के लिए गंदा पानी, बट वो बैक्टीरियल था और ये वायरल है। ठीक है, और इसमें प्रभावित अंग में क्या लिखना है? संपूर्ण शरीर खासकर त्वचा, होल बॉडी स्पेशली स्किन। लक्षण में क्या लिखेंगे आप? जब कभी हमें बड़ी माता होगी या कहें हमें स्मॉल पॉक्स होगी तो तेज बुखार हो जाएगा, शरीर पर लाल छोटे दाने होंगे। ठीक है, और आपका इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी कह रहा हूं सॉरी, डाइजेशन जो है वीक हो जाएगा, पाचन वीक हो जाता है। वैसे कोई भी वायरल डिजीज में पाचन वीक होता ही होता है, लेकिन ये पॉक्स में तो स्पेशली पाचन से ही पहचाना जाता है। ठीक है, आपका कमजोर हो जाएगा पाचन, आपका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो ये बड़ी माता। ना छोटी माता में क्या है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वेरिसेला, ध्यान है ना, चिकन पॉक्स वेरिसेला, सेला से चिकन पॉक्स। सेम, संपूर्ण शरीर खासकर त्वचा, पूरी बॉडी प्रभावित करती है इसमें, स्पेशली आपके स्किन प्रभावित करता है। और लक्षण में क्या लिखना है आप लोगों को? हल्का बुखार होगा इसमें, देख रहे हैं आप, यहां तेज बुखार था, यहां हल्का बुखार है। ठीक है, इसमें दाने, लेकिन इसमें रूप बड़ा भयंकर बन जाता है, दाने इसमें बड़े बड़े पड़ते हैं। किसमें? चिकन पॉक्स के दाने बड़े होंगे। और आपको सुनने में ये हैरान परेशान करता होगा कि ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की शरारत है ये, यानी कुछ मेडिकल कंपनियों ने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इस प्रकार की, जैसे आजकल भी हम करे कोई भरे कोई, यानी 2 देशों के चक्कर में पता नहीं कितने देश भुगत रहे हैं, पता नहीं किसकी शरारत है ये। लेकिन ये तो बात पक्की है कि ये नेचुरल वायरस नहीं है। इसी प्रकार से चिकन पॉक्स भी, चिकन यानी मुर्गी से फैला है। तो ये सब रिसर्च के दौरान जानबूझकर गलतियां या अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, जिससे ये वायरस
इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ज्यादातर केस में वैसे कंपनियां अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं, तो ध्यान रखना है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है इसमें, और त्वचा भी इसमें शामिल है। हल्का बुखार होगा, शरीर पर लाल बड़े दाने होंगे, इसमें ध्यान रखना बुखार हल्का रहेगा, दाने बड़े होंगे, पाचन इसमें भी कमजोर हो जाएगा। वेरी सेला है, ये वेरी ओला है और ये वेरी सेला है। ध्यान रखना है ओला की कैब में चेचक का वायरस, सेला चिकन पॉक्स। नेक्स्ट इज खसरा। खसरे को इंग्लिश में मिसल्स भी कह देते हैं, और खसरे के वायरस का एक नाम और भी है मोरबिली। मोरबिली सुनने में ऐसा लगता है जैसे मोर और बिल्ली, ठीक है, मोरबिली। ये खसरा जो है ज्यादातर बच्चों को परेशान करता है, वही 3 से 4 साल के बच्चों को ही ज्यादा परेशान करता है खसरा। आपने देखे भी हो खसरे का टीका लगता है। पाकिस्तान में आज भी बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आप सोच रहे हो सर सडनली पाकिस्तान कहां से आ गया, तो पाकिस्तान इसलिए नाम आ गया बिकॉज ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के समय ये बीमारी बड़ी हाईलाइट हुई थी पाकिस्तान में, बिकॉज अमेरिका की एजेंसी CIA उसको पुख्ता प्रमाण मिले थे कि पाकिस्तान में एक बिल्डिंग में ओसामा बिन लादेन हो सकता है, बट उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए एक खसरे का वैक्सीनेशन किया था। यानी CIA ने अपनी खुद की लोकल टीम हायर की और कैमरा वगैरह लेकर वहां पर हिडन कैमरा लेकर वहां पहुंच गए और वहां बच्चों के सैंपल वगैरह लिए, और वो कोई एक सैंपल DNA मैच हो गया, जिससे पता लग गया कि वो ओसामा बिन लादेन के ही वंशज हैं। तो आपको पता है कि ये DNA में आसानी से जाना जा सकता है कि इसके माता पिता कौन है, या उसके उसके कौन से माता पिता हैं। तो ध्यान रखना, ये तब बड़ा फेमस हुआ था, न्यूज चैनल में बड़ा आया था, मोरबिली या खसरा, ठीक है। और खसरे में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, और आपको पता है हमारा जो ब्रीदिंग है ये ऑटोमेटिकली कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा ध्यान तो आपकी तरफ है, लेकिन हो सकता है बात करते करते मैं सांस लेना भूल जाऊं, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने दिमाग को डायरेक्ट जो है वो सांस में बिजी नहीं करता, मेरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इस काम में बिजी रहता है, तो ये भूलने वाला कोई चांस ही नहीं है इसमें। तो आप लोगों को ध्यान आना है कि नर्वस सिस्टम ही है जो सोते समय भी आपकी सांसों को चलायमान रखता है, आपको सांसों को चलाए रखता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए मिसल्स में प्रभावित अंग क्या होगा, तंत्रिका तंत्र। कई बार बच्चा सोता सोता ही प्राण त्याग देता है खसरे में। लक्षण, मसल्स जो मांसपेशियां हैं वो उसमें पेन होता है, दर्द होता है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता है, त्वचा में लाल चकते निशान पड़ जाते हैं, जुकाम होता है, खांसी, नाक से पानी बहने लग जाता है। तो ये लक्षण है किसके, खसरा के, ठीक है। खसरा, मिसल्स, वायरस का नाम मोरबिली। नेक्स्ट इज पीलिया। पीलिया को बोलते हैं इंग्लिश में जॉन्डिस। क्लियर हो गया, जॉन्डिस या पीलिया, इसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, याद रखना है हेपेटाइटिस। कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस। कभी भी कहे कौन सा हेपेटाइटिस, नॉर्मल पीलिया को हेपेटाइटिस ए कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए। ध्यान रखना ये 3 प्रकार का होता है, ए, बी एंड सी। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। नॉर्मल कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कोई भी हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग बताओ, लीवर। क्लियर हो गया, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है। ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा शायद हमने 10 या 50 लाइनें पढ़ी हैं, हमने ना जाने कितने क्वेश्चन अब तक कवर कर लिए हैं, शायद आपको यहाँ 10-15 लाइनें दिख रही होंगी, लेकिन इस स्लाइड में हमने ये जो पैरेलल टॉक्स की हैं, इधर उधर की बातें की हैं, ये हमारे पता नहीं कितने क्वेश्चन कवर हो गए दोस्तों। तो हमें ऐसा ही समझना है कि पैरेलल टॉक्स बेकार ना जाए, एक एक बात यहां इंपॉर्टेंट है, उसको रिकॉर्ड करते चलो करते चलो। तो कभी भी आ जाए पीलिया या जॉन्डिस का नॉर्मल वायरस नाम बताइए, हेपेटाइटिस ए, एंड सबसे खतरनाक टाइप माना जाता है हेपेटाइटिस बी। इतना खतरनाक है एक बार शरीर में आ जाए दोबारा कभी नहीं जाता है। एंड जो काला पीलिया है, ब्लैक जॉन्डिस है, वो है हेपेटाइटिस सी। आपको पता है हेपेटाइटिस बी तो ऑल इंडिया में कंपलसरी है टेस्ट, इसके बिना ब्लड जो है वो नहीं लिया जाएगा, ब्लड बैंक आपका खून नहीं लेगा। हरियाणा में हरियाणा सरकार ने हेपेटाइटिस सी भी कंपलसरी कर दिया है। क्लियर हो गया, तो आप लोगों को याद रखें, नॉर्मल पीलिया हेपेटाइटिस ए कभी भी क्योर नहीं होता, हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया हेपेटाइटिस सी। और आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो बता रहा हूं, अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी से प्रभावित हैं। यानी उनको, आपको पता होगा कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी, और तब उनको बहुत अधिक खून चढ़ाया गया था, और उनमें से कोई बॉटल हेपेटाइटिस बी ब्लड की थी,
आज तक भी वो इससे उबर नहीं पाए हैं। यानी अगर कभी भी भगवान ना करे कुछ भी उनके साथ गलत होगा तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होगा? उनका लीवर, जिगरा। क्लियर? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये परेशान करता है। और हमारा लीवर अभी भी अमिताभ बच्चन कितने लीवर पर है? 25% पर। क्लियर हो गया? यानी उनका 75% लीवर काम नहीं कर रहा है। जैसे HIV एड्स के लिए जहां साइन बोर्ड पे वार्निंग लगी होती है कि इस ब्लेड को इस्तेमाल नहीं करना है, सेम वे हेपेटाइटिस बी के लिए भी होगा। बिकॉज अगर कोई खून लगा हुआ ब्लेड आपने अपने लगा दिया और कट लग गया तो हेपेटाइटिस बी भी आपको हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी भी बहुत खतरनाक है, एक बार आगे जाएगा ही नहीं। एंड प्रभावित अंग तीनों में सेम है, लीवर, यकृत, जिगरा भी बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में। ठीक है? हिंदी में यकृत और उर्दू में जिगरा, इंग्लिश में लीवर। प्रभावित अंग, ये जो मेन सिम्टम लिखे हैं, और नॉट प्रभावित अंग, सिम्टम, सिम्टम हमने लिखे मेनली ए के सिम्टम है। ठीक है? आंखें, त्वचा, पेशाब पीला। जहां भी पीलापन की बात होगी हेपेटाइटिस ए। और इसके अलावा बाकी सब में होता है ये। पाचन में कमजोरी सब में होगी, थकावट रहेगी। क्लियर है? और ये बी में आपको पता है थकावट रहती है और पाचन में दिक्कत आती है, आपको इनो वगैरह बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है बिकॉज लीवर डैमेज हो जाता है और लीवर में सारा बाइल जूस बनता है। और आपको पता है बाइल जूस एक अच्छा बेस माना जाता है। तो यानी उसके शरीर में एसिड को कंट्रोल करने वाले जो मटेरियल होते हैं वो नहीं बनते हैं, तो बेचारा क्या करेगा? बार बार एसिडिटी से पीड़ित हो जाएगा। तो लीवर को मतलब लीवर में कुछ चीज नहीं है तो स्टमक को शांत करने के लिए क्या करेगा? इनो पिएगा बार बार। ठीक है? और ये काला पीलिया भी हमें काफी देर तक परेशान कर सकता है, पहचान में नहीं आता। हाँ, लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि काला पीलिया चला जाता है, बट हेपेटाइटिस बी कभी भी नहीं जाता है। नाउ अगले सुपरस्टार आ रहे हैं अभी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कुछ, सर्दी जुकाम। क्लियर? सर्दी जुकाम, ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम एक होता है साधारण जुकाम, एक होता है सर्दी जुकाम। इन्फ्लुएंजा या नॉर्मल फ्लू, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए इन्फ्लुएंजा या नॉर्मल फ्लू। ठीक है? इन्फ्लुएंजा या नॉर्मल फ्लू की बात करें वो, उसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होगा? राइनो वायरस। ठीक है? राइनो वायरस इसके लिए जिम्मेदार होगा, राइनो वायरस। ठीक है? और इसको ऑर्थोमिक्स भी कह देते हैं, ऑर्थोमिक्स, ऑर्थोमिक्स या राइनो वायरस जिम्मेदार है इसके लिए। एंड इसमें प्रभावित अंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों को याद रखना है, फ्लू कोई भी हो, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एंड ये आपका जो फिलहाल चल रहा है ये भी कोरोना भी एक फ्लू ही है, रेस्पिरेटरी आपका प्रभावित करेगा। इसमें आपके फेफड़े भी शामिल हो गए, सांस की नली भी प्रभावित होगी, कुछ एडिशनल चीजें भी। देखिए मेन तो बीमारी कोरोना में यही दिक्कत कर रहा है। हाँ, किसी को कुछ और भी है, जैसे किसी को शुगर भी है तो वो वैसे भी परेशान हो रहा है, किसी को हार्ट में डिजीज में और आर्टरीज और वेन्स में दिक्कत है वो परेशान हो रहा है। लेकिन मेन उसके सिम्टम्स में जो आएगा वो फेफड़े शामिल होंगे। क्लियर? आपकी सांस की नली और फेफड़े, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें प्रभावित करता है। एंड ध्यान रखना है, स्वाइन फ्लू का मतलब है सुअर से होने वाला फ्लू। स्वाइन यानी सुअर, ये शुरू हुआ था मैक्सिको से। क्लियर? मैक्सिको, ये भी पीछे एक डर उसने बनाया था 2-3 साल पहले, अब जब आपको बताइए आया था उस समय स्वाइन फ्लू का भी बहुत डर था, स्वाइन फ्लू ना हो जाए हमें, कि स्वाइन फ्लू ना हो जाए। बाद में इसकी वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आने के बाद सब इजी हो जाता। टैम्बी फ्लू आ गया तो फिर इसका भय खत्म हो गया। एंड बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू शुरू हुआ था हांगकांग। ध्यान रखना, हांगकांग जहां चिकन बहुत खाते हैं। ध्यान रखना, बर्ड फ्लू नॉर्मली तो पक्षियों में या पालतू पशुओं में भी आ जाता है बर्ड फ्लू, और ये वायरस का नाम है H5N1। स्वाइन फ्लू होगा H1N1, बर्ड फ्लू होगा H5N1, एंड दिस नेम इज फॉर प्रोटीन नेम। क्लियर? आप ध्यान रखना है, ये एक प्रकार के प्रोटीन नाम सिग्निफाई करता है। कभी भी कहे वायरस क्या बताता है? एक प्रकार का प्रोटीन बताता है। क्लियर? एक RNA प्रोटीन बताता है। प्रभावित अंग सभी में क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने हालांकि यहां पर कोरोना लिखा नहीं है, बट आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे वो कोरोना कह दे चाहे वो कोविड-19 कह दे, यानी कोरोना वायरल डिजीज, इसमें भी प्रभावित अंग सेम रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लक्षण में क्या आ रहा है?
खांसी जुखाम, गले में दर्द, हल्का बुखार, शरीर दर्द यानी कफ एंड कोल्ड, थ्रोट पेन, लाइट फीवर, बॉडी पेन, ये सब होगा फ्लू में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी फ्लू हो, फ्लू इज वायरल, निमोनिया इज बैक्टीरियल। नाउ अगली बीमारी, अच्छा इसमें अपने कई और बीमारियां भी जो यहाँ नहीं है बट करंट अफेयर में कई बार वो आती रहती है, जैसे इबोला। इबोला एक वायरल है, याद है ना। इबोला, इबोला का हिंदी में कोई और नाम नहीं है, यही वायरस का नाम है और यही बीमारी का नाम है। इनफैक्ट इबोला जो है, इबोला एक प्रकार का कह सकते हैं आप, जैसे बैक्टीरियल डिजीज में आया था हैजा, उल्टियां और दस्त, इबोला भी एक प्रकार का डिहाइड्रेशन ही है। इसमें वॉमिटिंग एंड आपको डिहाइड्रेशन ये सब होता है इबोला में। और इबोला वायरस का नाम भी है, बीमारी का नाम भी है। इबोला एक रिवर का नाम है जो कौन सी कंट्री में पाई जाती है, कॉन्गो। ध्यान है ना, कॉन्गो कंट्री में, क्योंकि सबसे पहले इस बीमारी के पेशेंट इस रिवर के किनारे मिले थे, इबोला रिवर के किनारे। दैट इज वाई वायरस का नाम ही पड़ गया इबोला वायरस। ठीक है, इबोला वायरस एक प्रकार का जैसे हैजा होता है या आपका क्या बोलते हैं आप उसको, कॉलरा के लक्षण है, वैसे होते हैं। इसमें अगर ये काबू ना आए तो खून की उल्टियां होने लग जाती है इबोला में। ठीक हो गया इबोला। ठीक है, एंड अगली बीमारी आ रही है, यस, डेंगू। ठीक है, डेंगू बुखार, इसको हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार कह देते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। और इसी का अल्टरनेट नेम एक और भी है इंग्लिश में ही, इसी को बॉर्न ब्रेकेज फीवर कहते हैं, बॉर्न ब्रेकेज फीवर। इसके वायरस के भी कई नेम है, D1N1 और जीनस एराबो, जीनस एराबो, जीनस एराबो। ध्यान रखना है, व्हाट इज दिस एडीस, एडीस उस मच्छर का नाम है वैसे। तो कैसे याद रख सकते हैं आप, एडिडास की जीन्स पहनकर अरब के लोग डेंगू से बचते हैं। एडिडास की जीन्स पहनकर अरब के लोग डेंगू से बचते हैं। एडिडास का माने, एडीस एक मच्छर का नाम है जिससे कौन सी बीमारी फैलती है, डेंगू बीमारी फैलती है। ठीक है, और आप ध्यान रखना है डेंगू एंड जीका वायरस, चाहे डेंगू की बीमारी की बात करें चाहे जीका वायरस की बात करें, दोनों ही वायरस कौन फैलाता है, एडीस मच्छर। सौभाग्य से जीका वायरस भारत में करीब करीब ना के बराबर, इसका कोई केस ऐसा सुना नहीं। कोई एक छुटमुट केस कभी आया था जयपुर में, बाकी कोई ऐसा केस है नहीं। जिस एरिया में बहुत आयत में मच्छर रहते हैं साल के 8-8 9-9 महीने, लैटिन अमेरिका यानी ब्राजील जैसे देशों में जीका वायरस ने अपना कहर बरपाया है। तो ध्यान रखना हमें, जीका वायरस क्या करता है, गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट कर देता है, और अगर वो नष्ट नहीं भी कर पाता तो वो क्या करेगा, बच्चे को मानसिक रूप से अपाहिज कर देगा, मेंटली रिटार्टेड कर देगा। इतना खतरनाक वायरस है ये जीका वायरस। और ये जीका वायरस भी कौन कैरी करता है, ये एडीस मच्छर। तो कभी भी आपको कह दे जीका वायरस एंड डेंगू वायरस दोनों ही कौन सा मच्छर कैरी करता है, एडीस मच्छर। एडिडास की जीन्स पहनकर अरब के लोग डेंगू से बच जाते हैं। इसी को हड्डी तोड़, बिकॉज जो भी डेंगू का पेशेंट होता है उसकी हड्डियों में या मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। नाउ प्रभावित अंग में बात आती है संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंख और जोड़। क्लियर है, जो डेंगू का पेशेंट होगा उसका पूरा शरीर पेन, बॉडी पेन करेगा, दर्द करेगा, उसको पूरी शरीर दर्द करेगा, और उसको सिर में दर्द, आंख में दर्द, जोड़ों में दर्द होगा। और यही इसके सिम्टम है, यानी प्रभावित अंग भी ये है और सिम्टम में भी यही आएगा। हाँ, स्पेशली एक चीज और भी है, ध्यान रखना है, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, डिक्रीज इन प्लेट, हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणुओं का अभाव, रक्त बिंबाणु कम हो जाएंगे। अगर डेंगू को क्योर नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया लंबे समय तक, तो वो व्यक्ति ब्लड सर्कुलेशन को इम्बैलेंस होने से मर भी सकता है। ठीक हो गया, तो डेंगू में केस बिगड़ता है सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट के कम होने के कारण। और आपको पता है प्लेटलेट होने चाहिए 1.5 लाख से 4 लाख। ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm। यस, यहां पर अगली बीमारी आ रही है HIV एड्स। ठीक है, एड्स, इसका फुल फॉर्म भी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस का नाम है HIV। क्लियर हो गया, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ध्यान है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV एड्स कहते हैं।
कभी भी कहे एड्स का टेस्ट, ये भी बड़ा प्रसिद्ध टेस्ट है इसको बोलते हैं एलिसा। एड्स के टेस्ट का नाम है एलिसा। जब डॉक्टर सारे टेस्ट करके परेशान हो जाते हैं, पता नहीं लगता है क्यों व्यक्ति बीमार है, वो क्यों ठीक नहीं हो रहा है, फाइनली फिर वो क्या करता है, एलिसा करता है। एलिसा, ऐसा एलिसा पुष्टि करता है और ये पूरी तरह गुप्त रखा जाता है, HIV एड्स की पुष्टि करता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसमें क्या डैमेज, क्या अटैक करता है, ये शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म कर देता है। यानी जो शरीर के कमांडोज हैं, सैनिक हैं, जो बीमारियों से आपकी रक्षा करते हैं, उस पर ही सीधा अटैक करता है। आप उसको ये भी कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स या WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो शरीर में होना चाहिए 4000 से 11000, और जो HIV पॉजिटिव होगा उसके शरीर में ये 500, 400, 300, 200। और आपको सुनने में हैरानी होगी, दिनों दिन WBC घटता जा रहा है। यानी आने वाले 50-100 सालों में ये कोई अतिशोक्ति नहीं कही जाएगी कि लोगों में 1000 के नीचे WBC होना शुरू हो जाएगा। यानी वो HIV नहीं है, तभी भी वो HIV की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। क्लियर? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये WBC कम हो जाता है इसमें, और कोई डेफिनेट सिम्टम नहीं है इसमें, बस यही है प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। आपको जो भी बीमारी हो जाएगी, आप ठीक नहीं होंगे। क्लियर हो गए? कई HIV पॉजिटिव में वो 6-6 साल जी जाते हैं, कई वो 6 महीने में ही प्राण से धार देते हैं। तो बस यही है, HIV से नहीं मर रहा है। HIV में अगर कोई दूसरी बीमारी हो गई तो फिर वो ठीक नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज को सिलसिलेवार ढंग से कवर किया। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी मैं जरूर करवाऊंगा, तो हम लोग बने रहिए। और मैं फिर से आप लोगों को याद दिला रहा हूं, हम जल्दी ही अपना स्पेशल बैच लॉन्च करने वाले हैं साइंस का, और जहां हम हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाने वाले हैं। और आपका RRB, NTPC, ग्रुप डी और आपका दिल्ली पुलिस का SSC, कोई भी एग्जाम छोड़ेंगे नहीं। जो नया बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो आप उसको समय से ज्वाइन करें। तो विद इन अ वीक हम वो बैच ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।